हाय गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी का साइंस फैकल्टी और सभी का वेलकम करता हूं ऑलिव बोर्ड के एसएससी एनआरआरबी एक्सप्रेस पे। ठीक है। तो शाम के 5 बज गए हैं और एज यूजुअल आपका साइंस की क्लास का टाइम हो गया है और आज की क्लास में अपन आगे के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जो अपना सेशन चल रहा था बायोलॉजी के बेस्ट 100 एमसीक्यूज का, तो उसका आगे आपके 2 सेशन आ चुके थे जिसमें अपन 1 to 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके थे और आज के इस लेक्चर पे अपन आगे के 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर के बाद आपके कितने हो जाएंगे? 75 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे और उसके बाद एक लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें आपके 100 बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हुए हैं और उनके साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ हर लेक्चर में। सारे स्टूडेंट जो भी मुझे पहले फॉलो किए हैं सबको पता है कि मैं एक क्वेश्चन के साथ और भी बहुत सारी चीजें बताता हूँ कि एक क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन के फॉर्म में ना रहे, वहां पे आपको 3-4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक इसीलिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और जो भी नए बच्चे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें क्योंकि आपकी वीडियो हर मंडे टू फ्राइडे एसएससी एनआरआरबी की सारी वीडियोस चलती हैं जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा और साइंस भी मैं ही कवर करूंगा एंड आपका रीजनिंग मुकेश सर पढ़ाएंगे एंड वहाँ पे इंग्लिश आपके जेपी सर पढ़ाएंगे। ठीक है। तो सारी सब्जेक्ट्स की आपकी क्लास चल रही है तो जरूर सेशन को ज्वाइन करें मंडे टू फ्राइडे ऑलिव बोर्ड पे और बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा इस। ठीक है। चलिए तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए और पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आएगा, सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे। तो 100 बेस्ट एमसीक्यूज, ठीक है, 100 बेस्ट एमसीक्यूज मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे जिसका आज अपन पार्ट 3 करने वाले हैं। 100 बेस्ट एमसीक्यूज मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे जिसका आज अपन पार्ट 3 करने वाले हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन सभी लोग आंसर करेंगे कि पीपल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ सैलो हैंड पंप आर लाइकली टू सफर फ्रॉम ऑल द फॉलोइंग डिसीजेज एक्सेप्ट। मतलब एक उथले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को छोड़कर सभी निम्न रोगों से पीड़ित होने की संभावना है। मतलब कि अगर आप सैलो हैंडपंप से पानी पीते हैं तो इन चारों डिसीजेज में से कौन सी ऐसी डिसीज है जो कि आपको उससे नहीं होगी, बाकी 3 डिसीजेज होंगी उस हैंडपंप के पानी से पीने से। ठीक है। उस कम गहरे हैंडपंप के पानी पीने से आपको ये 3 डिसीजेज होने की संभावना है लेकिन एक डिसीज आपको नहीं होगी, वो कौन सी है? तो कोलेरा, टाइफाइड, जॉइंडिस एंड फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कोलेरा, टाइफाइड और जॉइंडिस ये तीनों डिसीज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होते हैं। कंटामिनेटेड मतलब गंदा है ना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होने वाली डिसीज आपकी कौन सी है? कोलेरा, टाइफाइड एंड जॉइंडिस। ठीक है। तो ये तीनों भी याद रखेंगे कि ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। तो बेसिकली जो सैलो हैंडपंप्स होते हैं मतलब कम गहराई वाले हैंडपंप होते हैं तो क्या होता है कि अपने जैसे कि जो भी सॉइल पॉल्यूशन है, जो बहुत ज़्यादा कचरा ज़मीन पे डाला जाता है, तो उन सब के कारण क्या हो जाता है, नीचे का आपका हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है। तो जो शैलो हैंड पंप्स हैं, वहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर हमें प्रोवाइड होता है। तो उसके कारण वो कंटामिनेटेड वाटर के कारण हमें कोलेरा या टाइफाइड या जॉइंडिस जैसे बीमारी हो सकती है। ठीक है। एंड फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस क्या है आपकी? ये एक टीथ की प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर पूछे कि किस पार्ट में होता है तो हमारे टीथ में होता है। ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछता है कि फ्लोरोसिस इज अ डिसीज अकर्ड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो इट इज इन टीथ। ठीक है। एंड ये कॉस्मेटिक कंडीशन है। कॉस्मेटिक कंडीशन का क्या मतलब है कि आपका जो टीथ का कलर है, जो आपके दांतों का कलर है, व्हाइट कलर है, वो डल पड़ जाता है। ठीक है। हल्का सा येलोइश हो जाता है, एकदम डल डल पड़ जाता है और उसी को क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस डिसीज कहते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं कॉस्मेटिक कंडीशन। इन द सेंस कॉस्मेटिक इसलिए बोला जाता है कि जो आपके व्हाइट एकदम चमकदार टीथ हैं वो क्या हो जाता है, उनका कलर एकदम डल पड़ जाता है। ठीक है। तो ये टीथ की प्रॉब्लम है फ्लोरोसिस। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एनलार्ज ड्यू टू गोइटर। ठीक है। गंठमाला एक डिसीज होती है, गोइटर डिसीज होती है। तो उसमें अपने ह्यूमन बॉडी की कौन सी ग्रंथि या कौन सी ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो वही आपको बताना है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड आपकी वहां पे बड़ी हो जाती है? ठीक है। बड़ी हो जाती है गोइटर डिसीज से। तो कौन सी ग्लैंड है आपकी? वो हो जाएगी आपकी कौन सी ग्रंथि है? थायराइड। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका थायराइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और होता किससे है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गोइटर, गोइटर जो डिसीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कहाँ पे होती है? आपके थायराइड ग्लैंड पे होती है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड के एनलार्जमेंट में हो जाती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, गोइटर होती किससे है गाइस? तो गोइटर होती है आयोडीन डेफिशिएंसी से। किससे होती है गाइस? आयोडीन
डेफिशिएंसी से गोइटर डिसीज होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चीज है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है बेसिकली ये क्या हमारा मैनेज करता है, मेटाबॉलिज्म मैनेज करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को मैनेज करता है, इसीलिए कहते हैं कि अगर मेटाबॉलिज्म आपका खराब हो जाए या आपका थायराइड में प्रॉब्लम आए तो लोगों को क्या हो जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या तो वो बहुत ज्यादा स्लिम हो जाते हैं या तो बहुत ज्यादा वो क्या होने लगते हैं, फैट होने लगते हैं ना, एकदम फैटी मोटे होने लगते हैं। तो ये किस प्रॉब्लम्स के कारण आती है, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम्स होने के कारण आती है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म मैनेज करता है, तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस खराब होने लगती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम है, या तो वो बहुत ज्यादा दुबले होने लगते हैं, भले कितना भी खाएं या भले बहुत कम खाएं वो मोटे होने चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। तो ये थायराइड की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द एमिशंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर वाज मेड इन, ठीक है। कहाँ बनाया गया था, मॉन्ट्रियल या ओसाका, जेनेवा स्विट्जरलैंड या फ्लोरिडा में। तो कहाँ पे हुआ था फर्स्ट प्रोटोकॉल, वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन, वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रोटोकॉल कहाँ बनाया गया था। तो ये कहाँ बनाया गया था आपका, मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में कब हुआ था ये आपका, कब आया था ये प्रोटोकॉल, इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी बोला जाता है 1987 में, ठीक है। ये आपका इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। और किस लिए है ये, कि एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। बैन करना था एमिशन को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। तो ये भी आपको याद रखना है, मॉन्ट्रियल कनाडा 1987 में ये प्रोटोकॉल आया था, ठीक है। तो और इसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये एसएससी का, ठीक है। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, पौधों में जाइलम निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जाइलम जो होता है वो किस लिए होते हैं, जो भी आपके पूरे प्लांट में, पूरे भी प्लांट बॉडी में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, जो आपके पूरे प्लांट बॉडी में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है गाइस, वो कौन करता है, जाइलम करता है। वो कौन करता है, जाइलम करता है। और जो आपका फूड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो भी आपके फूड एंड कार्ब्स, जो आपके फूड एंड कार्बोहाइड्रेट्स का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये सारे ट्रांसफर्स कौन देखता है गाइस, ये देखता है फ्लोएम। क्या कौन देखता है, ये फ्लोएम देखता है, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही याद रखेंगे। ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड कार्बोहाइड्रेट इज डन बाय फ्लोएम इन प्लांट्स, ठीक है। तो दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, बहुत नोन है, लेकिन बहुत बार एसएससी इन क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है, ठीक है। इनफैक्ट अभी 2019 के सीजीएल में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एंड अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और बता दूं गाइस कि आप सभी लोग की एसएससी सीजीएल टीयर 2 का डेट अनाउंस हो गया है, कब है, 14 टू 17 अक्टूबर डेट आई है 2020 में एसएससी सीजीएल मेंस की, ठीक है। एसएससी सीजीएल आपका जो मेंस है 2019 का, ठीक है, 2019 मेंस की डेट आई है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा एग्जाम की डेट आ गई है नजदीक, आपकी 4 मंथ बचे हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो। मैं आपको यहाँ पे क्वांट पूरी प्रोवाइड करा रहा हूँ एसएससी एनआरआरबी एक्सप्रेस पे। आप मेरे 5-6 लेक्चर हो चुके हैं, 5-6 चैप्टर्स मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ और सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप सारी प्लेलिस्ट को जा करके देखो, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट में जा करके देखो, आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। और मैं मेंस का बैच लेकर के जरूर आने वाला हूँ, ठीक है। मेंस के लिए मैथ लेकर बैच लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें अपन हाई लेवल मेंस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वो बैच होने वाला है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे अपना, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, चिकन पॉक्स, पोलियोमाइलाइटिस, इन्फ्लुएंजा या ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा डिसीज बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो और जो भी डिसीजेज हैं ये आपकी वायरल डिसीजेज हैं, इनमें से 3 ऐसी डिसीजेज हैं जो कि आपकी वायरल डिसीजेज हैं, लेकिन एक बैक्टीरियल डिसीज है। कौन सी है बैक्टीरियल डिसीज गाइस, ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी है, ट्यूबरक्लोसिस। और ये होती किस बैक्टीरिया से, अगर एग्जाम में पूछे किस बैक्टीरिया से होती है, तो ये होती है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ठीक है। एंड ये 3 डिसीजेस, चिकन पॉक्स, पोलियोमाइलाइटिस एंड इन्फ्लुएंजा, सारी वायरल डिसीजेस हैं, ठीक है। वायरस से होने वाली डिसीजेस हैं, ठीक है। एंड जो आपका पोलियो वायरस, पोलियोमाइलाइटिस तो पोलियो वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, चिकन पॉक्स किससे होता है गाइस, ये वेरिसेला जोस्टर
वायरस से होता है। किससे होता है? वीजेडवी बोलते हैं या वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है? इससे अपना कौन सी डिसीज होती है हमें? चिकन पॉक्स, ये वायरस से। तो तीनों आपकी पोलियो, इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स तीनों वायरल डिसीजेज हैं। एंड ट्यूबरक्लोसिस ये किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से, एंड इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज। तो फिफ्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि? तो पिट्यूटरी, लिवर, पिनियल या थायराइड ग्लैंड, ठीक है? तो कौन सी है? कौन सा आंसर है इसमें से? लीवर। लीवर तो आपका क्या हो जाता है? लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है? अगर एग्जाम में पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, इट इज इन लीवर, बट स्मॉलेस्ट ग्लैंड इज पिनियल ग्लैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका। स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी आपकी? पिनियल ग्लैंड हो जाएगी स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है कि जो पिनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन करके हार्मोन रिलीज करती है। मेलाटोनिन करके हार्मोन रिलीज करती है, और ये हार्मोन आपका किस चीज में मैनेज करता है? आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को मैनेज करता है, ठीक है? किसके लिए हार्मोन रिलीज होता है? आपके जो भी स्लीपिंग पैटर्न्स होते हैं उसके लिए, उन सारी चीजों को मैनेज करता है पिनियल ग्लैंड आपके स्लीपिंग पैटर्न को, और उसके लिए वो हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पिनियल ग्लैंड के लिए, ठीक है? अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड सबको पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है अपनी? ये मास्टर ग्लैंड है। इसी को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है? मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स? श्वेत रक्त कर्णिका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेवेंथ क्वेश्चन, ठीक है? मेन पर्पस क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का? तो क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, ठीक है? इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, सबको पता है, टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, अपने रोगाणुओं से लड़ने के लिए, ठीक है? इन्फेक्शन से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स का यूज होता है। लेकिन पर्टिकुलरली कौन से सेल्स लड़ते हैं? इन्हीं को बोला क्या जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स को, और क्या बोला जाता है गाइस? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है? तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे आपको केमिकल या साइंटिफिक नेम कह लें आप इसको, ये इस तरह से नाम दिया जाता है कि लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है? तो वहां पे आपको जानना है कि ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं गाइस? एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है? एरिथ्रोसाइट्स अगर बोले तो वो आपके क्या होते हैं? ये आपके आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। एक और मैं इंफॉर्मेशन आपको दूं कि जो आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स ये क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी हैं। लिम्फोसाइट्स क्या हैं? स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी हैं। एंड आपके मोनोसाइट्स, ठीक है? आपके मोनोसाइट्स जो हैं वो क्या हैं? आपके लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी हैं। मोनोसाइट्स आपके क्या हैं? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी हैं, ठीक है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। इटसेल्फ सारे अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, ठीक है? ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स सब आप देख रहे हो, अपने आप में इकलौते एक क्वेश्चन है ये, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं एट्थ क्वेश्चन में कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स? ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स? तो प्रोलैक्टिन, सोमैटोट्रोपिन या मेलाटोनिन या आपका कैल्सिटोनिन, कौन सा है यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन? ठीक है, वो ग्रोथ हार्मोन किसको बोला जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीज कौन करता है गाइस? ग्रोथ हार्मोन आपका रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ही ग्रोथ हार्मोन्स आपके रिलीज करता है। लेकिन कौन सा है? सोमैटोट्रोपिन। आंसर क्या हो जाएगा? सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स है, इसी को अपन क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है? और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कभी ये हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो या तो कमी हो जाती है तो आपको ड्वार्फिज्म बीमारी हो जाती है, मतलब आप बौने रह जाते हो, है ना? ड्वार्फिज्म बीमारी हो जाती है। और अगर बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है ग्रोथ हार्मोन्स का, तो वहां पे क्या हो जाता है? जाइजेंटिज्म। कौन सी बीमारी हो जाती है? आप बहुत ज्यादा लंबे और चौड़े हो जाते हो, ठीक है? जाइजेंटिज्म आपने देखा होगा, कुछ हट्टे कट्टे बहुत लंबे से लोग और बहुत छोटे से लोग, ठीक है? तो ड्वार्फिज्म और जाइजेंटिज्म ये दोनों किसके कारण होती है? ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू होती हैं, ठीक है? तो ये चीजें आप याद रखना, ठीक है? चलो, तो और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की जो हार्मोन वाले क्वेश्चन है वहां पे मैं वो सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है? सोमैटोट्रोपिन इज द करेक्ट आंसर अभी के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन है विच हार्मोन प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स या टी सेल्स, डिसीज फाइटिंग सेल्स या लिम्फोसाइट्स, ठीक है? और टी लिम्फोसाइट्स, और या तो टी लिम्फोसाइट मैंने बताया था क्या होता है आपका? डब्ल्यूबीसी होता है, या टी सेल्स, ठीक है? सभी को टी सेल्स भी कहते हैं उसी को,
उसी को डिसीज फाइटिंग सेल भी कहते हैं और उसी को क्या बोला जाता है, टी लिम्फोसाइट भी बोला जाता है। कौन सा प्ले हार्मोन मतलब मेजर रोल प्ले करता है उनके प्रोडक्शन में, उनके बनने में? तो ऑक्सीटोसिन, सोमैटोट्रोपिन, मेलाटोनिन या थाइमोसिन? कौन सा हार्मोन होता है? थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन। और ये कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है आपका थाइमस ग्लैंड। कौन रिलीज करता है गाइस? ये आपका थाइमस ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, थाइमस ग्लैंड। तो और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे होती है? जो आपका लंग्स है, ठीक है, आपका इस तरह से दोनों तरफ से ये जो फेफड़े होते हैं उन्हीं के बीच में, ठीक है, हमारे लंग्स के यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जान लो कि थाइमस ग्लैंड हमारी प्यूबर्टी एज के बाद, है ना, हमारी प्यूबर्टी एज के बाद क्या होती है? प्यूबर्टी एज के बाद खत्म होने लगती है, धीरे धीरे क्या होने लगती है? ये आपकी डिसअपियर डिसअपियर इन द सेंस कि मतलब ग्लैंड ऐसा नहीं है कि गायब हो जाती है, ये धीरे धीरे किस में चेंज होने लगती है? एक आपके मसल में के फॉर्म में चेंज होने लगती है, वो ग्लैंड नहीं रह जाती है, ठीक है। और कुछ साल के बाद वो धीरे धीरे मसल में कन्वर्ट हो जाती है प्यूबर्टी एज के बाद, ठीक है। चलो, तो थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है जिसका मेन काम क्या होता है? प्रोडक्शन इन टी लिम्फोसाइट सेल्स। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन की विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज आल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन, ठीक है। मस्तिष्क के किस भाग को छोटे मस्तिष्क, या आप यहाँ पे भी लिटिल ब्रेन ही लिख लो, ठीक है, के रूप में भी जाना जाता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज आल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन? तो पहला है सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलमस या हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो कौन सा ब्रेन होता है? सेरिब्रम तो आपका कौन सा, इसको फोर ब्रेन बोला जाता है, ठीक है, फोर ब्रेन बोला जाता है सेरिब्रम, और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है। जो आपका सेरिबेलम है, जो आपका सेरिबेलम है, ठीक है, ये होता है, इसी को क्या बोला जाता है? लिटिल ब्रेन, ठीक है, या लिटिल ब्रेन, या यही आपको मिड ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है, मिड ब्रेन या लिटिल ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन या लिटिल ब्रेन। और ये क्या चीज मैनेज करता है? आपका सेरिबेलम मैनेज क्या करता है? आपका वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी वॉलंटरी एक्शंस का क्या मतलब हुआ? वॉलंटरी एक्शंस का क्या मतलब हुआ गाइस? कि जो आपकी बॉडी का बैलेंस या बॉडी पोस्चर है, ठीक है, आपके बॉडी का बैलेंसिंग एंड आपके बॉडी का पोस्चर, बॉडी पोस्चर, वो सारी चीजें कौन मैनेज करता है? वो सारी चीजें कौन मैनेज करता है? सेरिबेलम, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखेंगे, इनका फंक्शनिंग क्या होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं 11th क्वेश्चन पे। क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स है कि हार्मोन के लिए कि इज अ पेप्टाइड हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स यूटेरस कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है कि ये हार्मोन रिलीज़ कौन करता है? ये पेप्टाइड हार्मोन तो कौन सा ग्लैंड रिलीज़ करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सा पार्ट? द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो द पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो इस हार्मोन को क्या करता है? रिलीज़ करता है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इस हार्मोन्स को रिलीज करता है। और हार्मोन कौन सा है आपका? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। सोमैटोट्रोपिन, मेलाटोनिन और थाइमोसिन। ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीटोसिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स यूटेरस कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। बेसिकली जब बच्चे का जन्म होता है, जब चाइल्ड बर्थ होता है, उसके बाद यूटेरस के कंट्रैक्शन में ये हार्मोन हेल्प करता है वापस से उसको अपनी साइज रिगेन करने में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के हार्मोन्स रिलेटेड क्वेश्चन की किस हार्मोन्स की क्या वर्किंग है, किस ले किस और वो हार्मोन्स किस यूज में आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। आप सारी चीजें और कौन से हार्मोन्स कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है वो भी मैं बताते चल रहा हूँ, तो उन सारी चीजों को नोट करते चलना, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम्स के लिए। एंड ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कि ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो ब्लड में प्रेजेंट भी नहीं होता। हेमोसायनिन या हेमोग्लोबिन, तो किस लिए? हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है। क्या प्रेजेंट होने के कारण गाइस? हेमोग्लोबिन। ये क्या होता है? हमारे ब्लड का रेड पिगमेंट्स होते हैं, हमारे ब्लड में क्या होते हैं? रेड पिगमेंट्स होते हैं, उसी को अपन क्या बोला जाता है? हेमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए वो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट मूव करते हैं 13th क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल? निम्न में से कौन सा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में शामिल है? पिट्यूटरी ग्लैंड, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस या हाइपोथैलेमस या स्प्लीन, ठीक है। इनमें से कौन सा इन्वॉल्व है हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं, कि ब्लड शुगर लेवल किस हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होता है या किस हार्मोन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, तो ये होता है इंसुलिन हार्मोन।
ठीक है, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन्स, तो ये याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बोलूं कि इंसुलिन हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स इज रिलीज बाय पैंक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, पैंक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। पैंक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। और इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इस्लेट ऑफ लैंगरहैंस ये क्या है? एक रीजन है, बेसिकली ये पैंक्रियाज का पार्ट है। ठीक है, रीजन इन पैंक्रियाज, रीजन इन पैंक्रियाज। ठीक है, और ये क्या बेसिकली कंटेन क्या करता है? ये एंडोक्राइन एंडोक्राइन सेल्स कंटेन करता है। एंडोक्राइन सेल्स आपके कंटेन करता है। जो इसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो पैंक्रियाज का रीजन है, यहाँ पार्ट है पैंक्रियाज का, वो एंडोक्राइन सेल्स कंटेन करता है। ठीक है, और बेसिकली वही एंडोक्राइन सेल्स क्या होते हैं? इंसुलिन हार्मोन्स आपके रिलीज करते हैं। ठीक है, और इसीलिए पैंक्रियाज आपका एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के अंदर भी आता है, इसीलिए पैंक्रियाज आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आता है। ठीक है, तो 13th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजें याद रखना। मैंने पहले भी कहा है, 1000 बार कहा है कि एक क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन अपने आप में 3-4 क्वेश्चन है, तो हमेशा उस तरह से उस चीज को पढ़ा करो। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। सारी चीजें रिलेट करके अपन पढ़ते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हेल्प होती है और बहुत ज्यादा देर तक याद रहता है वो सारी चीजें, तो रिलेट करके पढ़ो, वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। एंड व्हाट इज द कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग? व्हाट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग? सामान्यतः सफेद सफेद प्लेग के रूप में क्या जाना जाता है? ठीक है, व्हाइट प्लेग के रूप में क्या जाना जाता है? तो क्या जाना जाता है व्हाइट प्लेग के रूप में? पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है ट्यूबरकुलोसिस एंड फोर्थ वन इज प्लेग। तो कौन सा जाना जाता है व्हाइट प्लेग के नाम से गाइस? व्हाइट प्लेग होता है ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई, मैं पीछे ही बताया था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई बैक्टीरिया होता है एंड ट्यूबरकुलोसिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज। ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, और प्लेग भी बैक्टीरियल डिसीज है। मलेरिया प्रोटोजोआन डिसीज है। ठीक है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के थ्रू होता है, प्रोटोजोआन डिसीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आई होप याद रखेंगे। ये सारी चीजें मैंने पहले के एमसीक्यू सेशन में कवर भी कर रखी हैं। ठीक है, बहुत बार ये सारी चीजें कवर कर चुका हूं मैं। व्हाइट प्लेग याद रखना, ट्यूबरकुलोसिस को व्हाइट प्लेग कहते हैं। 15th वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन कहां से आती है? द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज या क्लोरोफिल। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो आपका वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एटमॉस्फेयर में और जो वाटर प्रेजेंट होता है, वो मिलकर के क्या बनाते हैं आपका? वो आपका क्या बनाते हैं? C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और किस में कन्वर्ट होते हैं? ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है। इसीलिए हम कहते हैं प्लांट क्या करता है? CO2 कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो बेसिकली जो H2O है वो ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। क्या होता है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन होके। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? जहां पे आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो, इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, और जो CO2 है वो क्या होता है? रिड्यूस होकर के क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, क्या हो जाएगा आपका आंसर? द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ ले द ग्लूकोज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, देन इट कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं 16th क्वेश्चन पे। स्मूथ मसल्स आर लाइकली टू बी फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर के किस भाग में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? स्मूथ मसल्स आर लाइकली टू बी फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो बेसिकली क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं आपकी? सारी वो चीजें जहां पे जो भी इनवॉलेंट्री मसल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, बात को समझो पहले, इनवॉलेंट्री मसल ग्रुप्स,
इनवॉलेंट्री मसल ग्रुप्स जो होते हैं आपके बॉडी के, इनवॉलेंट्री मसल ग्रुप्स जिनको आप नहीं कंट्रोल करते हो, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वो बॉडी के अंदर वो सारी मसल्स को, उन सारी मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है ब्रेन के थ्रू, आपका उन पे कोई जोर नहीं होता। इस तरह की जो मसल ग्रुप्स हैं उन्हें बोला जाता है इनवॉलेंट्री मसल ग्रुप्स। जैसे अगर मैं बोलूं क्या, वॉल्स ऑफ स्टमक, वॉल्स ऑफ स्टमक, ठीक है, हॉलो ऑर्गन्स जितने भी आपके होते हैं, इंटेस्टाइन्स, ठीक है, इंटेस्टाइन्स चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो, जो आपकी आर्टरीज हैं, ठीक है, आर्टरीज हैं जो भी आपकी, जो भी आपके वीन्स हैं, जो भी आर्टरीज हैं, जो भी आपकी वीन्स हैं, यूटेरस, ठीक है, यूटेरस या यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी क्या हैं आपके शरीर के एक तरह से देखा जाए तो हॉलो ऑर्गन्स हैं या इनवॉलेंट्री मसल ग्रुप्स हैं, जो कि आप मैनेज नहीं करते हो, ये बॉडी में प्रोसेस अपने आप चलती रहती है और ये सारी चीजें इनवॉलेंट्री हैंडल होती रहती हैं। तो इन सारी जो भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के में जो भी ये पार्ट है, तो इनकी जो मसल्स हैं इनको कहते हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है, ये सारी स्मूथ मसल्स से बने होते हैं। तो और तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, स्टमक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, स्टमक इज द करेक्ट आंसर। स्मूथ मसल्स आर लाइकली टू बी फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्टमक, स्टमक विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन, ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई थी लास्ट क्वेश्चन, मैंने बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स नाइट्रोजन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है, सॉरी नाइट्रोजन नहीं होती है, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं होती है, ठीक है। तो कौन सा विटामिन ए, सी, डी या ऑल ऑफ द एबव, किन में नाइट्रोजन नहीं होती है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव, किसी में भी नाइट्रोजन नहीं होती। नाइट्रोजन किस में होती है गाइस, नाइट्रोजन होती है विटामिन बी में या विटामिन बी6, अगर मैं पर्टिकुलर बोलूं किसमें, विटामिन बी6 में। इसी का केमिकल नेम क्या है, इसी का केमिकल नेम है पीरिडॉक्सिन, इसी का केमिकल नेम क्या है गाइस, पीरिडॉक्सिन है, ठीक है। एंड फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो क्या है, C8H11NO3, C8H11NO3 इज द फॉर्मूला फॉर विटामिन बी6 या पीरिडॉक्सिन, ठीक है। तो ए सी डी तीनों में ही आपका कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बस होता है, कार्बन हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होता है इन तीनों में। नाइट्रोजन विटामिन बी और पर्टिकुलर विटामिन बी6 में पाया जाता है, ठीक है। और कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन बी12 में। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन बी12 में। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीड एट विच स्टेट, क्रोमोसोम्स की आकृति विज्ञान का अध्ययन किस अवस्था में किया जा सकता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीड एट विच स्टेट, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या जाइगोटीन किस फेज में होता है, मेटाफेज में। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मेटाफेज। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स का वेब बेस्ट स्टडी कब होता है, मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में सबसे बढ़िया क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी स्टडी की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इस स्टेज पे, ठीक है, मेटाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाईली कंडेंस्ड स्टेट होते हैं, मतलब एकदम थिकर होते हैं, एकदम वेल पैक्ड होते हैं, थिकर होते हैं, हाईली कंडेंस्ड स्टेट में होते हैं, ठीक है, हाईली कंडेंस्ड स्टेट में होते हैं, ठीक है, मेटाफेज में आपके क्रोमोसोम्स, इसीलिए इनके मॉर्फोलॉजी की स्टडी करना इजी होती है, ठीक है। थिकर एंड वेल अरेंज, अगर कभी ये भी पूछे कि क्या होता है मेटाफेज में, होते किस तरह से हैं आपके क्रोमोसोम, तो थिकर एंड वेल अरेंज्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम्स की आकृति, जो उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको उनका कब बेस्ट स्टडी उनका किया जा सकता है, तो मेटाफेज स्टेज में, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने 19th क्वेश्चन में, कि विच लोब ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द हियरिंग, विच लोब ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द हियरिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब श्रवण शक्ति से जुड़ा है, ठीक है। तो फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब या ऑसिपिटल लोब, ठीक है। कौन सा लोब हमारी हियरिंग से, हियरिंग इन द सेंस कि जो भी आप स्पीच सुनते हो, जो भी आप स्पीच सुनते हो, जो भी आप वर्ड सुनते हो, ठीक है, तो उनसे आप क्या करते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करते हो, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से क्या करते हो, आप निकालते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से इंटरप्रेट करते हो, ठीक है। और वहां से आप क्या बनाते हो, आप अपनी एक मेमोरी बनाते हो, आप अपनी क्या बनाते हो, एक वहां पे मेमोरी बनाते हो, याददाश्त क्रिएट करते हो उन सारी चीजों को सुन करके, ठीक है। तो ये सारा जो भी प्रोसेस है, ये कौन सा ब्रेन हैंडल करता है हमारा, तो ये करता है टेम्पोरल लोब, हमारे ब्रेन का टेम्पोरल लोब। और ये चारों लोब किसके पार्ट हैं, ये आपके चारों लोब किसके पार्ट हैं आपके,
ये सेरिब्रम के पार्ट हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है आपका, है ना? फोर ब्रेन या सेरिब्रम। सेरिब्रम आपका 4 लोब्स में डिवाइडेड है, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल लोब का क्या काम है? फ्रंटल लोब आपका काम करता है प्लानिंग, ठीक है? जो भी आप चीज़ें प्लान करते हो, जो भी आप चीज़ें डिस्कस करते हो, मतलब जो भी सोचते हो, थिंकिंग, ठीक है? जो भी अपने दिमाग में आप सोचते हो और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करते हो, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है? फ्रंटल लोब। पैरिटल लोब क्या मैनेज करता है? पैरिटल लोब आपका मैनेज करता है सेंसिंग। सेंसिंग, एक-एक वर्ड याद रखना, ठीक है? फ्रंटल लोब प्लानिंग, पैरिटल लोब सेंसिंग। सेंस मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को टच करते हो, ठीक है? तो वहाँ पे जो आपको सेंसरी ऑर्गन्स जो आपको वहाँ पे एक फ़ील देते हैं, तो सेंसिंग से रिलेटेड पैरिटल लोब है। टच, या आप किसी चीज़ को स्मेल करते हो या किसी चीज़ को आप टेस्ट करते हो, तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है? पैरिटल लोब। एंड टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब सॉरी, टेम्पोरल लोब तो हियरिंग से रिलेटेड ही हो गया। अपना नेक्स्ट क्या बचा? ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब क्या होता है? विजुअल एक्टिविटी, ठीक है? जो भी आप आँख से देख करके, जैसे कि आप सामने रखे बॉटल, कूलर, फ्रिज, अलमारी, टीवी, सारी चीज़ों को क्या करते हो? अपनी आँख से देखते हो। लेकिन आपका दिमाग उसको कैसे जान पाता है कि ये आप जो देख रहे हो, ये लैपटॉप है, ये माउस है, ये कंप्यूटर है। तो वो सब कौन में हैंडल करता है? ऑसिपिटल लोब, ठीक है? उस चीज़ को देख के विजुअल एक्टिविटी, जो भी चीज़ें आप देखते हो और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करके वहाँ से जो वो पर्टिकुलर एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करता है और फिर बाकी ब्रेन्स को सिग्नल भेजता है कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है? तो सारी हमारी विजुअल एक्टिविटी ऑसिपिटल लोब हैंडल करता है, ठीक है? तो चारों लोब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और चारों लोब्स का आप एक-एक वर्ड में उनकी फंक्शनिंग जानते रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चारों लोब से बहुत क्वेश्चन आते हैं और सेरिब्रम का पार्ट है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट मूव करते हैं 20th क्वेश्चन पे अपने। व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द अल्जाइमर्स डिसीज, ठीक है? व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द अल्जाइमर्स डिसीज, ठीक है? अल्जाइमर डिसीज से कौन सा मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो हार्ट, किडनी, इम्यून सिस्टम या ब्रेन, कौन सा होता है? तो बेसिकली अल्जाइमर क्या होता है? जो आपकी भूलने की बीमारी होती है, ठीक है? अक्सर ये ओल्ड एज में आता है बहुत लोगों को अल्जाइमर्स डिसीज। ये क्या है? ब्रेन में आपके डैमेज होने के कारण, ठीक है? ये ब्रेन की बीमारी है। बेसिकली क्या होता है? ये एक इरिवर्सिबल डिसीज है, मतलब ठीक नहीं किया जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपकी क्या है? एक इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल डिसीज है, ठीक है? इरिवर्सिबल डिसीज है, मतलब ये वापस से ठीक नहीं किया जा सकता है अल्जाइमर को। और होता क्या है? बेसिकली जो आपके ब्रेन सेल्स हैं, जो आपके ब्रेन सेल्स हैं या आपके न्यूरॉन्स हैं, ठीक है? ब्रेन सेल्स को ही क्या बोला जाता है? न्यूरॉन्स होता है, ठीक है? न्यूरॉन्स है। बेसिकली क्या होने लगते हैं? खत्म होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं, ठीक है? डेट्रियोरेट मतलब ये धीरे-धीरे क्या होने लगते हैं? खत्म होने लगते हैं हमारी बॉडी के। और सॉरी, ब्रेन में डेट्रियोरेट, ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स, उसी कारण से क्या होता है? हम चीज़ें भूलने लगते हैं या हमें चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है? और उसी को क्या बोला जाता है? अल्जाइमर डिसीज कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? अल्जाइमर डिसीज बोला जाता है, ठीक है? तो 20th का ब्रेन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमरजेंसी हॉर्मोन्स इन ह्यूमंस? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इमरजेंसी हॉर्मोन्स इन ह्यूमंस? मानव में आपातकालीन हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन या प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है? तो कौन सा हार्मोन है इनमें? करेक्ट आंसर कौन सा है चारों ऑप्शन में से? एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है? इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है, या इसी को क्या बोला जाता है? इसी हार्मोन्स को क्या बोला जाता है आपका? कब ये रिलीज होता है? जब आपको अ, जब आप परेशान होते हो, ठीक है? आप जब क्या हो जाते हो? परेशान होते हो, या आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हो, या आपको किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है? एंग्ज़ायटी, ठीक है? सब वर्ड एक पर्टिकुलर अगर दूँ तो क्या? एंग्ज़ायटी हार्मोन बोला जाता है, ठीक है? एंग्ज़ायटी हार्मोन, जब आप बहुत ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रहे होते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या आपका एग्ज़ाम है, तो आप बहुत डरा हुआ महसूस करते हो, आपको वहाँ पे एंग्ज़ायटी होती है, ठीक है? एक घबराहट होती है। तो वो सारी घबराहट जब होती है, तो वहाँ पे कौन-सा हार्मोन्स का रोल रहता है? वो कौन से हार्मोन्स प्ले होने और कौन से हार्मोन रिलीज़ होने के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं? एड्रिनलिन हार्मोन। और ये कौन रिलीज़ करता है? तो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड रिलीज़ करता है। एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज़ करती है, ठीक है? तो इमरजेंसी हार्मोन्स भी एड्रिनलिन हार्मोन को ही कहा जाता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज़ एंग्जायटी हार्मोन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज़ इमरजेंसी हार्मोन, तो एड्रिनलिन इज़ द करेक्ट आंसर। चलो, नेक्स्ट अपन देखते हैं 22nd क्वेश्चन कि द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सिंथेटिक प्रोसेस से, या बैक्टीरियम से, या फंगस से, या वायरस इन्फेक्टेड सेल से? वायरस से इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं, या फंगस या बैक्टीरियम, कहाँ से आपकी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई जाती है, ठीक है? तो कहाँ से बना
बनाई जाती है गाइस, सी ऑप्शन आपका फंगस करेक्ट आंसर है। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, ठीक है, फंगस। बेसिकली पेनिसिलिन है क्या, पेनिसिलिन अगर मैं बोलूं तो है क्या, पेनिसिलिन आपकी है क्या, बेसिकली ये क्या है आपकी एंटीबायोटिक्स का ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंड ये यूज कहाँ होती हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ये यूज होती हैं, ठीक है, यूज टू ट्रीट लार्ज रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, सबसे इंपॉर्टेंट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सबको याद होगा, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी को याद होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और बनाया कहाँ से जाता है, फंगस से, ठीक है, फंगस से ऑब्टेन किया जाता है ये, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, लोग सोचेंगे भी नहीं कि फंगस से एंटीबायोटिक बनती है, ठीक है। तो याद रखेंगे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक फंगस से बनाई जाती है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23rd, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप ए बी वॉज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप ए बी को किसके द्वारा खोज किया गया था, ब्लड ग्रुप ए बी वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी मैंने बताया कि इन्होंने क्या किया था, आपका पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। और विलियम हार्वे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर यस करेक्ट आंसर हो सकता है, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और बच्चे मार देंगे लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, इनका पूरा नाम क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। तो बच्चे तुरंत से देखेंगे ब्लड ग्रुप, ये भी नहीं देखेंगे यहाँ पे पूछा क्या है, ए बी पूछा है या कौन सा पूछा है, और तुरंत वो लैंडस्टीनर मार्क करके चले आते हैं। बट डी कास्टेलो एंड स्टरल इज द करेक्ट आंसर, डी कास्टेलो एंड स्टरल इज द करेक्ट आंसर, नॉट कार्ल लैंडस्टीनर। क्यों क्यों गाइस ऐसा, बेसिकली जो ब्लड ग्रुप है उसमें से ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ओ, ए बी और ओ को खोजा था कार्ल लैंडस्टीनर ने, बट ए बी ब्लड ग्रुप को डी कास्टेलो एंड स्टरल ने काफी टाइम बाद इसकी डिस्कवरी की थी, डी कास्टेलो एंड स्टरल ने, ठीक है। तो याद रखेंगे, कभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में ये पूछा जाए ब्लड ग्रुप किसने खोजा, तो ब्लड ग्रुप खोजा था लैंडस्टीनर ने, बट वहां पे ए बी ब्लड ग्रुप किसने खोजा था, ए बी ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय डी कास्टेलो एंड स्टरल। तो 23rd क्वेश्चन को याद रखेंगे, एक्सेप्शन बहुत अच्छा होता है और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं 24th क्वेश्चन में, कि which of the following are associated with diabetes mellitus, a common disease in adults, which one of the following are associated with diabetes mellitus, जो डायबिटीज होती है, जो कॉमन डायबिटीज होती है ह्यूमन में, वो मतलब ये यहाँ पे स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट है, इनमें से क्या होता है, बेसिकली क्या, ये आपको बताना है सिम्टम्स क्या होते हैं, या कौन सी चीज होती है अगर उसको डायबिटीज मेलिटस है किसी पर्सन को, ठीक है। तो ये चारों आप देख करके बताओ। तो पहला है हायर शुगर लेवल इन ब्लड, लोअर शुगर लेवल इन ब्लड, लोअर इंसुलिन लेवल इन ब्लड, या हायर इंसुलिन लेवल इन ब्लड। सबको मैंने बताया इंसुलिन कौन रिलीज करता है, पैंक्रियाज, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि पैंक्रियाज का पार्ट है, एंड पैंक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग गिवन कोड, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट हायर शुगर लेवल इन ब्लड इज द करेक्ट, एंड थर्ड लोअर इंसुलिन लेवल, ठीक है। तो जो डायबिटीज मेलिटस है उनमें दो चीजें होती हैं, पहली चीज की हायर लोअर इंसुलिन लेवल हो जाता है, ठीक है, इंसुलिन लेवल क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, उस कारण से क्या हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन लेवल लो होने के कारण ब्लड शुगर लेवल वहां पे हाई हो जाता है। तो 1 एंड 3 डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 3 स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस के लिए, डायबिटीज मेलिटस के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखना है सभी लोग को। नेक्स्ट अपन देखते हैं 25th क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स इमोशनल रिएक्शंस इन आवर बॉडी इज, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं मतलब हंगर, भूख लगना, ठीक है, हंगर, पेन, दर्द, या लेवल ऑफ प्रेशर, आपके दिमाग में कितना प्रेशर है, ठीक है, उस वक्त आपका जो मेंटल कंडीशन है, लेवल ऑफ प्रेशर, और आपका गुस्सा, एंगर जिसे कहते हो आप, या आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपका एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है, एग्रेसिव बिहेवियर, या ये सारी चीजें कौन आपका कंट्रोल करता है, ये सारे आपके इमोशनल एक्शंस कौन कंट्रोल करता है हमारा, कि ब्रेन का कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस, कौन सा पार्ट ये सारी चीजें कंट्रोल करता है, ए ऑप्शन हाइपोथैलेमस इज द
करेक्ट आंसर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग, जब भी आपको कभी फॉर एग्जांपल आप कभी बहुत ज्यादा उदास होते हो, बहुत ज्यादा दुख होते हो, ठीक है, उस वक्त आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो इन सारी चीजों का कंट्रोल कौन करता है? इन सारी बेसिकली ये जो आपकी भी प्रोसेसेस है, इन सारी रेगुलेट कौन करता है, ठीक है? इन सारी प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस अपने ब्रेन का ही एक पार्ट है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और एक और चीज पूछी जाती है कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किससे कनेक्टेड होती है ब्रेन में, किससे कनेक्टेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड? तो आपको याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड वाया पिट्यूटरी स्टॉक, पिट्यूटरी स्टॉक के थ्रू, पिट्यूटरी स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड होती है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि कौन सा हार्मोन कब और कैसे रिलीज करना है। और पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या मास्टर ग्लैंड होती है, ये बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारी ग्लैंड्स कौन सी हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब डक्टलेस ग्लैंड्स, मतलब ये जो भी हार्मोन्स रिलीज करती हैं सीधा का सीधा ब्लड में रिलीज करती हैं। मतलब कोई भी ऐसे डक नहीं है कि पहले यहाँ से हार्मोन रिलीज होकर के ब्लड में जाएगा। सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी हैं आपकी डायरेक्ट हार्मोन्स ब्लड में रिलीज करती हैं, और जिस पार्ट के लिए रिलीज करती हैं बॉडी के, उस डिजायर्ड पार्ट में वो हार्मोन पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके बेस्ट 25 क्वेश्चंस आगे के। तो आपके आज 75 क्वेश्चंस बायोलॉजी के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था और लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि मैं 25 के 25 क्वेश्चंस ही लेता हूँ। आपको पता है कि इन 25 क्वेश्चन में लगभग यहाँ पे 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है? तो जो मैं बेस्ट इंपॉर्टेंट आपके 100 एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेस्ट 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नहीं है, वो 400, 500 क्वेश्चंस में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? अगर आप उनको अच्छे से पढ़ो, सारी इन्फॉर्मेशन उनकी कलेक्ट करो, तो वो पूरा लेक्चर आपका 400, 500 क्वेश्चंस क्रॉस कर जाता है, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये। और लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें और इन सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ 4-5 चीज़ें, तो आप वहाँ से उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे कंप्लीट करेंगे अपने हम बायोलॉजी के 100 बेस्ट एमसीक्यूज, और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज सीरीज, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। मजा आया लेक्चर में, आई होप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस सही टाइम पे मिलती रहे। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। You subscribe Hollywood YouTube channel and do not forget to press the bell icon to get alerts about all the classes.